ऐसे शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करें। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बार-बार सत्यान साहब कहाँ गायब है सर? तो हफ्ते बाद ही मेरे को आया, एक दफा ही आंख खुली लगता है। ये सर जी क्या कर रहे थे? एक नजर रिवाइज करना कहाँ तक पहुंचे थे। करंट टैक्स निकाल रहे थे, कहाँ तक पहुंचे थे डेफिनेट टैक्स में? किस अप्रोच से वर्किंग हो रही थी? 2009 की वर्किंग क्यों कर रहे हैं? एक तो 9 की फिगर भी चाहिए, नंबर 2 10 के फिगर के लिए भी 9 का क्लोजिंग चाहिए। 10 की फिगर के लिए भी तो 9 चाहिए, नहीं क्लोजिंग में ओपनिंग भी बनना। ये ठीक है जी, यहाँ तक किया था। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्या ढूंढना। ग्रेजुटी पेएबल तो ढूंढ लिया। अब इस वर्किंग को करते हुए डेटर्स तो गिवन नहीं है, लेकिन क्या अलाउंस है ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक अलाउंस का लेजर बनवा सकते, जहाँ आपने वो ग्रेजुटी का बनाया था उसके साथ एक होगा। ये वाली फिगर से करनी सही दिखेगी सर। ये 9 से स्टार्ट किया सर, ब्रॉड डाउन 0। अब सही फिगर ढूंढते जाए जरा। हम 9 में है तो पहले ब्रैकेट्स में जाए, ब्रैकेट्स में जाइएगा। एक्सपेंस की एंट्री बोलो, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। वैसे आपकी करंट टैक्स की फिगर्स में भी आ रही है, ये फिगर्स जो है करंट टैक्स में भी है। 7 ठीक है सर। इस साल का राइट ऑफ है क्या? साल कुछ राइट ऑफ हुआ सर? एंट्री सही बोला सोच के। अलाउंस डेबिट डेटर क्रेडिट बाय रुपीस 4। एनी कंफ्यूजन? लिखें और सीडी नहीं करना। 3 का जरा मीनिंग बताना आपने। नहीं वो तो कर लेते हैं बात में। 7 4 3 क्या है? 7 क्या है? 7 हमारा एक्सपेंस है ऐसे ही, जिसमें से 4 एक्चुअल हो गए, लेकिन 3 हमारे ख्याल में अभी भी फ्यूचर में एक्सपेंस हो जाना है। हो जाना हो गया, कहाँ तक हो गए? लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि नहीं, मतलब अब क्या रहेगी फाइनल? 3 और होना फ्यूचर में, अब कितना होना, कितना फ्यूचर में एक्सपेंस और एक्सपेक्टेड है? 7 4 3 3। अब अगर फॉर एग्जांपल डेटर्स की फिगर दी होती थी तो डेटर्स में से कौन सी फिगर लेस होती? क्लोजिंग बैलेंस लेस हो, क्लोजिंग अलाउंस इज डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग डेटर्स। आगे बना एनी ब्रॉट डाउन ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये करें कंप्लीट नेक्स्ट ईयर।
Expense for the year is 5. Written off 3. CD 5. ओके जी प्लीज, सही रखिएगा इसे ध्यान में। देन हम क्या ढूंढ रहे हैं? अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस। आज वर्किंग में फाइनल बहुत क्या फिगर आएगी 2009 के एंड 3। अपने जहन में एक अकाउंटिंग की बैलेंस शीट बनाए, आएगा 3 उसमें। डेफिनेटली डेटर्स में से लेस हो रहा होगा, डेटर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। ये अब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट जहन में बनाए, जाने दे यार। रीजन कम से कम लफ्ज, कम से कम नहीं ये गलत वर्ड को और अच्छा ट्राई। हाँ जी बस वो अलाउंस बना ही नहीं, नहीं पता नहीं मतलब क्यों लंबे वर्ड, वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो इस वक्त हमें चाहिए वो नहीं कर रहे। उनका किससे कोई काम ही नहीं है, अलाउंस का कोई काम है। क्यों? अलाउंस बनता ही कब है? जब एस्टिमेटेड बैड डेट्स होता है। तो एस्टिमेटेड बैड डेट्स को रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे, क्या अलाउंस की टैक्स बेस हमेशा 0 होगी? वजह वो अलाउंस बनाते ही नहीं। बाकी छोड़े, वो जो भी बनाते हैं वो छोड़ दें, वो जो करते हैं वो हम भी करते हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं इस वक्त वो नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं हम जो वो नहीं कर रहे हैं? देख लीजिएगा, ये और वो में फंसना है। लेकिन सर देख लीजिएगा डिफरेंस आ जाना है। बताएं डिफरेंस क्यों आना चाहिए? क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंस है सर, डिफरेंस बनता है। जाने जी, आगे पढ़े सवाल। जी मतलब खत्म होगी ना बात? देन अब यहाँ रुक के मेरी सारी बातें गौर से सुनो। अब 3 डिफरेंसेस आ गए। इन डिफरेंसेस के अगेंस्ट अब हमने ये सोचना कि कहाँ डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है, कहाँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है। ये ठीक है सब प्लान, वो बात आपकी ठीक है। तब एक एक करके जरा डिफरेंसेस को एनालाइज करें, अपना ओपिनियन दें। फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट डिफरेंस है, इससे डेफिनेटली भी रेट्स मल्टीप्लाई होने हैं, लेकिन वो मैं बताता हूँ कैसे फिर करना है। क्या बनेगा इस डिफरेंस को फाइंड? एसेट या लायबिलिटी? रीजन? हाँ जी ठीक है चले वो भी, लेकिन वो सिर्फ ये भी रटाना लगा लीजिए, एक दफा दोबारा ट्राई करें। 85 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। 55 फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन। फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन 30 से कम होगी। तो इस तरह इसको रटाना लगाए भी, पूरी कोशिश करते हैं चलो, वैसे भी हो रहा है। फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी या कम होगी? हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें पता नजर आ रहा है। व्हाट इज 85? सही से बोला, ये काउंटिंग डेप्रिसिएशन 55 जो डेप्रिशिएट हो गया वो तो खत्म होगी ना बात, वो तो करंट टैक्स में आ जाएगा। हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन 30 से कम होगी, तो टैक्सेबल प्रॉफिट 30 से बढ़ने की वजह से टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी बनेगी। लेकिन डेफिनेटली रेट मल्टीप्लाई होना। एक मिनट आगे चलेंगे, ग्रेजुएटी सोचे पहले। रीजन? नहीं अब हर चीज ने डेप्रिशिएट भी नहीं होना, ये ग्रेजुएटी ने अब डेप्रिशिएट नहीं होना, हर चीज को सोचने का अपना अपना तरीका है। हाँ जी हम 1.7 को एक्सपेंस बना चुके हैं, बना लिए यार कंफर्म है, तभी तो लायबिलिटी का सेकंड इफेक्ट आया। बना लिए हमने एक्सपेंस, टैक्स वाले फ्यूचर में बनाएंगे। फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब अगला साल होता है। जब भी कभी पेमेंट होगी तो वो ये टैक्स वो सॉरी वो ये एक्सपेंस अलाउ करें, उससे क्या होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएगी, टैक्स सेविंग हो जाएगी।
आपको अच्छा लगेगा। क्या बनना चाहिए इस पे? एसेट। अलाउंस सोचा नहीं, ठीक है, वो तो मेरे ख्याल आप लोग पहुंच गए किसी नतीजे पे, लेकिन एक तो रिवाइज करना है। क्या हम इस 3 को भी एक्सपेंस बना चुके हैं? अलाउंस का लेजर देखें। 7 में से 4 का मसला तो हल हो गया। लेजर, लेजर, बैड डेट्स, अलाउंस, हमने 7 बनाया था, तो 4 तो उन्होंने भी मान लिए, तो यहाँ तो अप टू द एक्सटेंड ऑफ 4 तो बात खत्म होगी, लेकिन हमने 3 एक्स्ट्रा बनाया हुआ। क्या ये 3 भी हमें फ्यूचर में अलाउ हो जाएगा? कब? जब एक्चुअल बैड डेट्स बने। वंस अगेन अलाउ हो जाएगा। अलाउ होने से क्या होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो। क्या चीज अलाउ होती है? एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, तो एक्सपेंसेस अलाउ होने से टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होने से टैक्स सेविंग हो जाएगी, टैक्स सेविंग हो जाएगी, एंड टैक्स सेविंग रिजल्ट्स इनटू डेफर्ड टैक्स एसेट। बाकी ठीक है, बहरहाल वो जरा इस सवाल के ऊपर देखें, समरी बनी हुई थी। समरी 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 साथ रजिस्टर रखे हैं, समरी मैं सामने रख लेता हूँ, जरा ढूंढ के बताना है टैक्सेस पे कौन सा पॉइंट अप्लाई हुआ है। कौन सा पॉइंट अप्लाई हुआ है सर? किसकी कैरिंग अमाउंट किसकी टैक्स बेस से ज्यादा? एसेट की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा। ग्रेजुएटी पेपर पे कौन सा पॉइंट अप्लाई हुआ? हाँ जी, 1 2 3 कर देता हूँ, 4 1 2 3 4 कौन सा? 3 वाला सर। ग्रेजुएटी इज अ लायबिलिटी, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज मोर देन, तो क्या बना? एसेट। अब सही बताइएगा, गलत तरफ ना जाइएगा। अलाउंस पे कौन सा अप्लाई हुआ? कोई भी नहीं, कहानी खत्म। पॉइंट नंबर 5 लिखें। अलाउंस की नेचर पहले सोचा ना, आप थर्ड आप लायबिलिटी नहीं है अलाउंस, इट इज रिडक्शन इन एसेट। तो अलाउंस को हमें डेटर के साथ सोचना। अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपको कहाँ बैलेंस शीट में नजर आएगा? एसेट्स में नजर आएगा, तो लायबिलिटी तो नहीं है, थर्ड नहीं है, वो तो लायबिलिटीज के एंगल से लिखा हुआ। तो अलाउंस डेटर्स में नजर आएगा, एसेट्स में नजर आएगा। अब जरा सोच रहे हैं अलाउंस करेगा क्या? अलाउंस डेटर्स की कैरिंग अमाउंट को कम अकाउंटिंग में, लेकिन टैक्स में ये बना नहीं है, तो इससे क्या होगा? एसेट की कैरिंग अमाउंट उसके टैक्स बेस से कम हो जाए। तो ये पॉइंट नंबर 2 है। अलाउंस को जरा इनवर्सली सोचना पड़ेगा, जिससे अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करेगी? रिवर्स रिवर्स इफेक्ट होगा, तो इसी तरह अलाउंस क्या करेगा? डेटर्स की कैरिंग अमाउंट को कम करेगा, और वो फिर टैक्स बेस से कम हो जाएगा। इसका पॉइंट नंबर 2 अप्लाई होगा। ठीक है, वो नेट आंसर तो शायद 2 और 3 का सही है, लेकिन लायबिलिटी नहीं। डन है, उड़ाना सर। देन सर नेक्स्ट ये है कि अगर किसी डेट पे, वापस आ जाए बताऊंगा, अगर किसी डेट पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट दोनों बन रहे हैं, तो देन पहला स्टेप फिर ये होता है, इनको आपस में नेट ऑफ कर लिया जाता है और नेट डिफरेंसेस निकाल दिया जाता है। मतलब रादर देन कि आप अलग अलग रेट लगाएं, डेफिनेटली वर्किंग को भी हो सकती है, 30 पे रेट लगाएं लायबिलिटी निकालना है, 1.7 और 3 पे रेट लगाएं एसेट निकालना है, और फिर नेट ऑफ करना है। तो रेट निकालने, रेट लगाने से पहले क्या करना है? नेट डिफरेंसेस निकाल, और नेट डिफरेंसेस कैलकुलेट करना। और जाने दे यार, 30 जमा 1.7 क्या हो गया? सीधी सीधी फिगर लिखी है, 33 34.7 हो गया। मतलब इसमें हंसने की क्या बात, मल्टीप्लाई करना। लगता है आपके साथ रह रहे कि मुझे ये सीखना पड़ेगा कि अच्छाई और बुराई कभी भी जमा नहीं हो सकती। वो कैसे ही यार, 2 अच्छाइयां जमा हो गई हैं, इसलिए आ रहा है, इसलिए आ रहा है। अगर लायबिलिटी भी एक से ज्यादा डिफरेंस से बनी होती तो लायबिलिटीज ऐड हो जाती हैं, एसेट्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन आपस में नेट ऑफ हो जाएंगे। तो लग रहा है कि लायबिलिटी जीत गई। ठीक है सर, तो इस 25.3 पे फाइनली क्या बनना, क्या बनना सर? डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी? लेकिन अब रेट मल्टीप्लाई कर, रेट है 35%, फिगर आ जाएगी 8.855
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो अगर किसी एक डेट पे एक से ज्यादा डिफरेंसेस हो तो पहले उन्हें आपस में नेट ऑफ कर लें, फिर जब फाइनल आंसर आए उसको देख लें कि एसेट बनना है लायबिलिटी, और अकॉर्डिंगली रेट मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। लेकिन ये जो मैंने लास्ट वर्ड्स बोले, इट इज नॉट फॉर द ईयर, इट इज क्लोजिंग बैलेंस। हमने क्लोजिंग बैलेंस की बेस पे वर्किंग की, तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग जरूर किया करेंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर खोलें, ब्रॉट डाउन बताएं 2009 का, हो नहीं सकता, ये है नहीं, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है 0। देन ये जो फिगर आई से कहाँ लिखा जाए, ये पहले बेटा क्लोजिंग है, ये अब इसको लिखने का भी सही तरीका फाइनल करें। एक क्लोजिंग कैलकुलेट हुआ, देयरफॉर फिर बैलेंसिंग फिगर एक एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाए। अब कल भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, अभी बातें जरा सही तरह अंडरस्टैंड कर लें। अब ये ना कह दीजिएगा मुझे कि सर वैसे भी ऐसे ही आता है, तो आपके साथ रह रहेगा, ठीक है, एक एंट्री भी लिखें। नहीं बेटा, ये ब्रैकेट्स वगैरह मेरे ख्याल लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, लायबिलिटी है और एसेट है, मेरे ख्याल सीधा पता चल रहा है कि आपस में नेट ऑफ होना। ऐसे हम अपने आप को ब्रैकेट्स लगा के कंफ्यूज करें। एनी कंफ्यूजन सर? चलें जरा स्पीड अप हो, ये फिगर आपका नहीं, एक्सट्रैक्ट्स बना रहे थे हम, हाँ जी वो कर लेते हैं, पहले ये फिगर लिखो वापस। 2009 की फिगर सॉल्व हो गई है 8.855। ब्रैकेट क्यों लगा दी है मैंने, इसकी एंट्री लिखनी है साथ, जहां मैंने लेजर बनाया काइंडली इसकी एंट्री साथ लिखा करनी है। लायबिलिटी क्रेडिट हुई है, एक्सपेंस डेबिट हुआ है, तो एक्सपेंस के एंगल से फिगर आ रही है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ सर, 2010 के एंड पे एक रिवाइज वर्किंग करेंगे। एज ऑन 31 दिसंबर 2010। अब जो 9 का क्लोजिंग है वो डेफिनेटली हमारे लिए ओपनिंग बन जाएगा, बस हमारा काम क्या रह गया कि हम क्लोजिंग फाइंड आउट करें। ये बनाया जी कौन, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस। फिक्स्ड एसेट्स है, दोबारा कैरिंग अमाउंट चाहिए, एक फिक्स्ड एसेट्स का कैरिंग अमाउंट नहीं बेटा, गेम ऑनर, और फिक्स्ड एसेट्स का टैक्स बेस के एंगल से लेजर बनाएगा। ये लाइनें छोड़ने जरा 5 नीचे टेबल में, इसलिए असल में कैरिंग अमाउंट मींस फाइनल कैरिंग, फाइनल डब्ल्यूडीपी, तो एडिशन, डिस्पोजल, रिवैल्यूएशंस सब कुछ आएगा। तो अभी सेकंड ईयर में एक डिस्पोजल भी है, तो जरा लिख के फिर जरा डाटा देखें अपने पास। ब्रॉट डाउन बताएं सर, अब ये डब्ल्यूडीपी पे लेजर बनेगा सर, मतलब हमें डेफिनेटली लेजर बनाया जा सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्टिंग इस वर्किंग में। एग्जामिनर मांगे लेजर्स तो फिर ठीक है, लेजर बना सकते हैं, लेकिन ये अगर वर्किंग में और हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग डब्ल्यूडीपी। ब्रॉट डाउन टैक्स पॉइंट से कितना होगा 55, डेप्रिसिएशन ढूंढो, डाटा ढूंढे सर जी, डाटा डाटा डाटा, ये सारा करंट टैक्स में डाटा, अकाउंटिंग में 15, या टैक्स में चले बाद में बात कर लेते, ठीक है। अब एक डिस्पोजल है, डिस्पोजल की काइंडली सही फिगर लिखवानी है जरा, कितने का बेचा है, तो 3 मिलियन आ जाएगा एसेट अकाउंट,
एंट्री बोलेंगे तो बात समझ आ जाएगी। कैश डेबिट हो जाएगा, गेन क्रेडिट हो गया, ठीक है, मतलब इकट्ठी एंट्री करना, डिस्पोजल अकाउंट जरूर बनाना। कैश डेबिट 3 मिलियन, गेन क्रेडिट 0.5 मिलियन अकाउंटिंग, तो 2.5 मिलियन से क्या क्रेडिट होगा? एसेट नहीं, डिस्पोजल रहने दे भैया, सीधी डिस्पोजल अकाउंट बनाना, बना लेते हैं। मतलब एक कैश आ रहा है, एसेट जा रहा है, कितना कैश आ रहा है? 3 मिलियन। एसेट कितने वाला जा रहा है, वो कहां से आ गया? तो बैलेंसिंग फिगर आई है। तो कैश डेबिट 3, गेन क्रेडिट 0.5, बैलेंसिंग फिगर एसेट क्रेडिट 2.5, तो यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा, 0.5 आएगा, 2.5 WDV आएगी। यहाँ लिखना था डिस्पोजल का साथ लिखना। डन है सर ये 2.5। एडिशन कोई नहीं है इस साल, तो और नहीं है, डेप्रिसिएशन डिस्पोजल ये, तो CD हो जाएगा 67.5, 67.5 सर। टैक्स बेस कैलकुलेट करवाओ, ब्रॉट डाउन 55, डेप्रिसिएशन 6। अब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई टैक्स बेस है डिस्पोजल की? वो गिवन है, वो तो गिवन थी, मौसम जान दे गुस्सा यार। वन कहां से आ गया? वो तो गेन है, गेन इज अनदर नेम ऑफ टैक्स बेस, वही आना सर। कैश डेबिट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बना, कैश डेबिट 3, एसेट क्रेडिट 2, गेन 1, तो ठीक है, गेन वहां ना, एसेट क्रेडिट यहाँ। WDV सर क्यों? WDV पे लेजर बन रहा है, ये कैरिंग अमाउंट मींस अकाउंटिंग WDV और टैक्स बेस मींस टैक्स WDV। नहीं क्लियर ऑलरेडी? फाइनल आंसर 47। ठीक है सर, तो ये पूरा एसेट अकाउंट समटाइम बनाना पड़ सकता है। तो फिक्स एसेट्स के सामने कैरिंग अमाउंट आ गई 67.5, और टैक्स बेस के एंगल से फिगर आ गई 47, डिफरेंस आ गया 20.5। अब शायद आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, सॉरी डिफरेंस बड़े हो गए 47, एंड डिफरेंस आ गया 20.5। लीजिए डिसीजन भी लेना साथ में, 20.5 पे क्या बनना? कर ले वाई लाइबिलिटी, बस ठीक है, जो भी सोचना सोचना। ग्रेजुटी पेबल क्या लेजर बन चुका है, ढूंढे फिगर। पिछले साल की वर्किंग में बना लिया था 3.9। टैक्स बेस बता दें। 9 सर का क्या मतलब? नहीं मतलब कि मेरी रीजन है 0, 9 सर का मतलब 0 नहीं, यही है ना? क्यों 0? कम वर्ड्स करने की कोशिश करें जरा। हाँ जी, कैश बेसिस, अगर कोई चीज कैश बेसिस पे इनकम और एक्सपेंस बन रही है तो रिसीवेबल और पेएबल की कहानी खत्म है। सोचा दोबारा, वाई कैरिंग अमाउंट accrual basis, why no tax base, cash basis। 3.9 पे क्या हो? why asset, पता है आपको? लाइबिलिटी कैरिंग अमाउंट से आता है, चलिए ठीक है। 3.9 फ्यूचर में टैक्स में अलाउ हो जाएगा, कब पेमेंट होगी तो अलाउ होगा। टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो रहने दे, ना ही अलाउ बेहतर। अलाउंस की कैरिंग अमाउंट हो जाए सर, वाई अलाउंस इन कैरिंग अमाउंट? क्योंकि अलाउंस हम बना रहे हैं एस्टिमेटेड बेसिस पे। टैक्स बेस 3, वाई 0? ये देख लीजिए कि फाइनल होनी चाहिए बात। अलाउंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कहाँ?
5 पे क्यों क्या बनेगा? क्यों क्या बनेगा? फ्यूचर में टैक्स सेविंग हो जाएगी, इसमें भी अलाउ होने से टैक्स सेविंग हो जाएगी, एसेट बनेगा। डन है सर? नेट ऑफ करेंगे, वाइंड अप करेंगे। $11.6 पे क्या बनना रेट लगा के? 35%। तो फाइनली आंसर आ गया 4.06 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर बनवाएं, ब्रॉडन बताएं, कंसंट्रेट कीजिएगा फुल तरफ 8.8 4.06 की सोच के एंट्री बोलें। मैंने कहा था सोच के एंट्री बोलें, बोल ही नहीं सकते। अगर आप सोचेंगे तो नहीं एंट्री बोल सकते क्लोजिंग बैलेंस की, अगर सोच के बोलते तो एंट्री बोली नहीं जा सकती। क्लोजिंग की कैसे एंट्री बोल रहे हैं? फॉर द ईयर की एंट्री बोलेंगे, क्या होगी? मैंने कहा था सोच के एंट्री बोले, तो आपने बोला पहले और सोचा था। मैंने जानबूझ के पहले कहा था सोच की एंट्री, एंट्री बोल के सोचने तो फायदा क्या? एंट्री किस चीज की होनी है? फॉर द ईयर की है। ये क्या कैलकुलेट हुआ है सर? वाई क्लोजिंग कैलकुलेट हुआ है ये भी पता है आपको, क्योंकि हमने कंपेयर ही क्लोजिंग बैलेंसेस को किया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को अगर आप बेस बना के वर्किंग कर रहे हैं तो एज ऑन फिगर कैलकुलेट होगी। डन है सर? तो ओपनिंग कहां से आया? अब ये ना सवाल आ जाएगा। ओपनिंग 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 9 का क्लोजिंग यार, तो पहले बेटा क्लोजिंग कैलकुलेट हुआ। अब गौर से देखें और सही बैलेंस करें इस लेजर को। 4.795 पूरा ही लिखना है। किस तरफ डिफरेंस आ रहा है? अब सोच के एंट्री बोला, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट लिखे, बट डिफरेंस की फाइनली एंट्री होनी और डिफरेंस से फिर प्रॉफिट लॉस बनाना। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो 4.06 लायबिलिटी है, सही है? सही है सर। और अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में फिगर लेके जाना चाह रहे हैं तो 4.795 से एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? अब गेम ऑन हुई भी यहाँ, ये कैसे फिगर लिखेंगे? नोट कर लिया, नोट कर लिया सर फिगर। आ जाओ एक्स की तरफ आ जाओ। एंट्री बोलने की एक दफा कैंडी लिखते हुए जरा, लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट तो 4.06। और यार इतनी मुश्किल से फिगर आई, कमाल है यार। ये क्या है? ये क्या है? ये लायबिलिटी का बैलेंस है। हम क्या ढूंढ रहे हैं सही बताइएगा? हम एक्सपेंस की फिगर ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक्सपेंस हमें डेबिट मिला है या क्रेडिट मिला है? तो 4.75 है सर। पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं? एक्सपेंस क्रेडिट और नेट ऑफ हो जाए, करें माइंड। ये सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स सब कर रहे हैं। 21 नेट एक्सपेंस, 15.75 एक्सपेंस, और फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचा। $39 and 29.25।
अच्छा डेफिनेटली प्रॉफिट को अगर कंपेयर किया जाए ना फिगर्स यही आती हैं, अगर किसी ने किए तो इस वक्त मिक्स ना कीजिएगा, आता है आएगा, लेकिन मैंने वैसे क्यों नहीं किया ये पता, स्टैंडर्ड के मुताबिक ऐसे है, लेकिन वो जो आपने किया है हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, गेम अब ऑन है, जो किया है ये समझ आ गया, एनी कंफ्यूजन? पेज नंबर 84 निकालें, ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया, मोबाइल पे क्या मिल गया सर, ये तो भाई नीचे बैठे हैं, क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पेज नंबर 84 हो सकता है सच हो जाए वैसे, क्या पता चलता है सर दुनिया में क्या हो रहा है अगर मोबाइल सामने हो, भाई को क्या पता किसकी बात कर रहे हो। जी सर जी, अब हम आपके सामने दो हेडिंग्स होंगी इस पेज नंबर 84 पे, जरा ब्लैक सी हो गई है, उस हेडिंग्स को के अंदर सोचने की बजाय उसके बाहर आगे जो लिखा वो देखो, ये कुछ एग्जांपल्स आ रही है हमारे सामने, टैक्स बेस ऑफ एन एसेट, ढूंढने की जरूरत मिली गई हेडिंग, टैक्स बेस ऑफ एन एसेट, और 4 पॉइंट्स के बाद एक अगले 4 पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, वो उसकी हेडिंग क्या है, टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी। अब हमने डिफरेंट सिचुएशंस में ये डिस्कस करना है कि टैक्स बेसिस कैसे कैलकुलेट होती है। अभी तक आपको पता है टैक्स बेस को सोचते कैसे हैं, कैरिंग अमाउंट कैसे सोचते हैं, एक बैलेंस शीट जहन में बनाते हैं और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आ रहा है या नहीं, और टैक्स बेस को कैसे सोचते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जहन में रखते हैं और सोचते हैं कि क्या फिगर आएगी, तो इंशाल्लाह वैसे ही सोच रहे हैं। अब मैं करूंगा इस तरह से, ये जो एग्जांपल्स दो हैं टैक्स बेस ऑफ एसेट भी और लायबिलिटी भी, थोड़ा सा मिक्स करके इसलिए करेंगे क्योंकि पेपर में मिक्स होगा, तो मेरे साथ साथ अपने रहना, जब मैं कहूँ एसेट्स में वन तो आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट्स में वन, और अगर मैं कहूँ लायबिलिटीज में टू तो डेफिनेट लायबिलिटीज में टू, तो साथ साथ रहेगा, सबको पता चल गया ना कहाँ एग्जांपल्स है, ऊपर किसकी एग्जांपल्स है एसेट्स की, और उसके बाद आपके पास सेम पेज है मेरा ख्याल है, ऊपर नहीं चाहिए एक ही पेज पे। जी सर, पहले तो एक आसान सी बात करके आगे बढ़ा था, टैक्स बेस ऑफ एन एसेट में नंबर 1 एग्जांपल पढ़ा, मशीन कॉस्ट 100 फॉर टैक्स पर्पसेस, पेन हाथ में रखिएगा, काफी कुछ आपने लिखना है साहब, डेप्रिसिएशन ऑफ 30 has already been deducted in current and prior periods, and the remaining cost will be deductible in future periods either as depreciation or through deduction on disposal। फर्स्ट टाइम पे वापस आए, फॉर टैक्स पर्पसेस अंडरलाइन करके दोबारा सेंटेंस पढ़ के बताएं ये 30 क्या है, accumulated tax depreciation, current and prior periods, so what is 100 cost, what is 30 accumulated tax depreciation, so there is no surprising news कि 70 टैक्स बेस। इसके एंड में बोल्ड आंसर्स लिखे हुए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सही हो, अभी देख लीजिएगा, ये पहला क्लियर हो गया 70, तो व्हाट इज 70 कैसे आई, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस, तो ये बात होपफुली कोई इशू नहीं है। नंबर 2, इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, इसके लेफ्ट साइड जहां पॉइंट्स लिखे लेफ्ट साइड पर जगह छोटी छोटी, इसकी अकाउंटिंग एंट्री बोलना, इंटरेस्ट रिसीवेबल एज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, क्या अकाउंटिंग में कोई एंट्री हुई होगी क्या, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट लिखें, लेफ्ट साइड पे जाएगा छोटा छोटा करके साथ साथ लिखना, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट
इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। क्या अकाउंटिंग में इनकम बन गई है? बताइए, अकाउंटिंग में तो बनी है। मैंने तो पढ़ेंगे अभी आगे। क्या अकाउंटिंग में इनकम बन गई है सर? ये इनकम बनाने का कौन सा तरीका हुआ? पैसे आएंगे अभी, ये इनकम बनाने का अक्रूवल बेसिस तरीका होगा, और कौन सा तरीका? क्या ये पैसे मिल गए? हमें क्या पता? हमें पता है रिसीवेबल लिखा हो सकता मिल गए हो, अगर रिसीवेबल है तो नहीं मिले। क्या अभी पैसे मिलने हैं? फ्यूचर में मिलने हैं। कंसंट्रेट करना है फुल। लेकिन हमने पैसे अभी मिले नहीं है, शायद कमा लिए हैं तो इनकम बना दी। अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट जहन में लाया जरा। क्या हमारे प्रॉफिट में ये 100 एज एन इनकम आ रहा होगा? ठीक है, कहीं अदर इनकम, कहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले। आप पढ़े सेकंड सेंटेंस। द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड, अंडरलाइन करें, ऑन कैश बेसिस। इन पैसों से रिलेटेड जो रेवेन्यू है उस पे टैक्स दिया जाएगा, लेकिन कब? जब कैश मिलेगा। सही ट्रांसलेशन? तो पैसे मिल तो गए, तो क्या पैसे फ्यूचर में आना? क्या टैक्स वाले कैश बेसिस पे इनकम बनाना चाह रहे हैं? देख लीजिए, गलत है गलत। यार ये भी तो हो सकता है कि अकाउंटिंग में पैसे ना आए हो और टैक्स में आ गए। ये वाला खतरनाक सवाल जरा ध्यान से निकाल दीजिएगा। पैसे अगर आएंगे तो अकाउंटिंग में भी आएंगे और टैक्स में भी आएंगे। ये मैंने सवाल इसलिए किया है क्योंकि मेरे से होता रहा है। आप भी सोच रहे हैं ठंडे दिल से, अकाउंटिंग में तो नहीं है, रिसीवेबल लिखा हो सकता टैक्स में आ गया। तो पैसे अगर आएंगे तो अकाउंटिंग में भी आएंगे और टैक्स में भी आएंगे, और नहीं आएंगे तो आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं। तो ये कोई IAS 12 नहीं। तो ये कंफर्म है सर, पैसे भी नहीं आए। तो अगर पैसे नहीं आए तो टैक्स वालों ने फिलहाल एंट्री क्या की? क्या कैरिंग अमाउंट होगी? कैरिंग अमाउंट टैक्स में नहीं होगी। टैक्स में कैरिंग अमाउंट होती नहीं है। क्या कैरिंग अमाउंट होगी भाईजान? वजह हमने रिसीवेबल बनाया है, टैक्स बेस क्यों नहीं होगी? वो रिसीवेबल में इंटरेस्टेड ही नहीं। किस दिन का वेट कर रहे हैं? करंट टैक्स की थोड़ी वर्किंग ज़हन में लाएंगे। इस साल का अकाउंटिंग प्रॉफिट जो भी होगा आपके सामने आ गया, क्या उसमें 100 होगा? 100 होगा सर? क्या इस पे इसी साल टैक्स देना है? क्या इस पे इसी साल टैक्स देना है? अभी तो कैश नहीं आया, तो क्या कोई एडजस्टमेंट कर रहे होंगे आप? क्या इसको लेस क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि ये अकाउंटिंग की इनकम है, टैक्स की तो इनकम ही नहीं है। इस इनकम से प्रॉफिट बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? उसको लेस क्यों करेंगे? क्योंकि टैक्स इनकम नहीं है। तो क्या टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होंगे इस साल? क्या इस साल कम टैक्स देंगे? तो फिर तो डेफर्ड टैक्स एसेट बन गए। तो क्या फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा सर? अब मैंने करना इस तरह से है कि इन एग्जांपल्स के बेस पे जहां जहां जरूरत है आपके सामने एक छोटी छोटी वर्किंग दूंगा, आप उसको लिखने की कोशिश ना कीजिएगा, नीचे जगह है। मैंने दोनों की करनी है, तो फिर आप कैसे लिखेंगे वो बाद में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट नंबर 2, क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल की कोई कैरिंग अमाउंट है? 100। कोई टैक्स बेस है? क्यों नहीं है? शॉर्ट वर्ड्स। रिसीवेबल नहीं बनाना। अगर आप टैक्स पॉइंट से बैलेंस शीट बनाए थे इनमें, तो उन्होंने इस साल क्या एंट्री की? कुछ तो की है, फिर कुछ नहीं की तो जीरो। लेकिन क्या डिफरेंस है? देखना डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस बनता है? अक्रूवल कैश डिफरेंस बनता है। क्या इस डिफरेंस पे
डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है, लायबिलिटी बनती है? क्यों लायबिलिटी बनती है? क्या इस पे फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा? टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे सर, टैक्स बढ़ जाएगा। ठीक है फिर स्टूडेंट्स क्लियर? लाइबिलिटीज में नंबर 1 एग्जांपल पढ़ो। करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड accrued expenses with a carrying amount of 100। यार लाइबिलिटीज में एक्सपेंस क्या कर रहा है? एक्सपेंस है या पेबल है? देख लीजिएगा, accrued expense मींस पेबल होता है। तो क्या हमने अकाउंटिंग में वंस अगेन कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है? क्या एंट्री की है यार? काइंडली लिखिए इसके साथ, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। expense debit payable credit। the related expense will be deductible। ये डिडक्टेबल और टैक्सेबल वर्ड ध्यान में रखने हैं आपने सही। टैक्सेबल मींस इनकम की बात, इनकम पे टैक्स देना है, और डिडक्टेबल एक्सपेंसेस ने डिडक्ट होना है। the related expense will be deducted for tax purposes on a cash basis। क्या सिमिलरिटी कोई है इस पॉइंट में और ऊपर वाले पॉइंट नंबर 2 में? ऊपर एसेट्स वाले में जाएंगे, शायद वहां इनकम है या एक्सपेंस है। वहां इनकम अक्रूवल बेसिस पे थी, यहाँ एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पे था। वहां टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम रिसीट बेसिस पे थी, कैश बेसिस पे थी, और यहाँ एक्सपेंस कैश बेसिस पे। क्या एक्सपेंस की पेमेंट अभी होनी है? होनी है, हो गई है सर। टैक्स वाले इस साल क्या एंट्री करेंगे? वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? इस साल का करंट टैक्स ध्यान में लाया जरा। आपके प्रॉफिट में ये 100 रुपीज आ रहे होंगे, लेस हुए होंगे या ऐड हुए होंगे? लेकिन आप करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए क्या करेंगे? इसे ऐड बैक क्यों करेंगे? इस साल अलाउड नहीं है, और ऐड बैक करने से क्या होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट्स इस साल बढ़ जाएंगे, कम टैक्स देंगे। क्या फ्यूचर का ज्यादा देंगे? इस साल फ्यूचर का ज्यादा देंगे, तो क्या फ्यूचर में टैक्स सेविंग हो जाएगी? कैरिंग अमाउंट बनती है सर इसकी? कैरिंग अमाउंट बनती है सर इसकी? कितनी? 100। टैक्स बेस 0 क्यों? कैश बेसिस। डिफरेंस क्यों? अक्रूवल कैश। क्या बनेगा सर इस डिफरेंस पे रेट लग जाएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों बनेगा? फ्यूचर में टैक्स सेविंग हो जाएगी सर। एनी कंफ्यूजन सर? चलेंगे आगे, वापस आ जाए पॉइंट नंबर 3 पर। एसेट्स में पॉइंट नंबर 3, ट्रेड रिसीवेबल्स हैव अ कैरिंग अमाउंट 100। डबल एंट्री हो जाए सर, ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर डेबिट सेल क्रेडिट लिखा गया। ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। और ट्रेड रिसीवेबल्स फिर आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएंगे सर। द रिलेटेड रेवेन्यू विल बी इंक्लूडेड। आप सही देख रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, मैंने जानबूझ के गलत बोल रहा, क्या फर्क पड़ता है? सही यार, एक ही बात है, विल बी। देख लें यार, मेरा तो ख्याल क्या फर्क पड़ता है, हैज बीन। अगर पड़ता है तो फिर हाईलाइट करना है।
हैज भी नहीं लिखा हुआ सर, पॉइंट नंबर 2 ना पढ़ लीजिएगा, कहीं वहां लिखा हुआ था। द रिलेटेड revenue has already been included in taxable profit. जी सर, वापिस फर्स्ट सेंटेंस पर, क्या पैसे आ गए? क्या पैसे भी आने हैं सर? आप देख लें, फिर अगला सेंटेंस पढ़े, आ गए ना टैक्स में पैसे यार, उन्हें इसलिए तो इनकम बनाई, हैज ऑलरेडी बीन का मतलब उन्होंने इनकम बना ली है। क्या टैक्स वालों ने इस अमाउंट को प्रॉफिट में शामिल कर लिया है सर? कर लिया है या करेंगे? तो टैक्स वाले कैश बेसिस पे शामिल करते हैं सर जी, टैक्स वाले तो कैश बेसिस पे सब। ये कोई साइंस नहीं, ये कोई साइंस नहीं, हर चीज में वो कैश बेसिस पे नहीं है। और वैसे भी सबसे पहले हमने सवाल देखना होता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सोचना होता है। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, क्या पैसे भी आने हैं? कहां से पता चला? वो तो काउंटिंग की बात हो रही है। तो पैसे अगर आने हैं तो दोनों में, और अगर आ गए हैं तो कर ली। तो बड़ा खतरनाक सवाल है, मैं बार बार इसको खत्म करना चाह रहा हूँ। क्या पैसे नहीं आए ये कंफर्म है सर? क्या पैसे ना आने के बावजूद हमने इनकम बना ली है? तो हमने तो अक्रूवल बेसिस यूज की है। अब आए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या टैक्स वालों ने भी इनकम बना ली है? पैसे आए बगैर ही बना ली है? पैसे आए बगैर ही बना ली है? तो टैक्स वालों ने कोई एंट्री की है? इनकम तो क्रेडिट की है उन्होंने, तो कैश डेबिट किया होगा। हमें क्या पता कि कैश डेबिट किया, पैसे तो भी आए ही नहीं। तो क्या उन्होंने भी वही एंट्री तो नहीं की जो आपने की है? पैसे ना आने के बावजूद अकाउंटिंग में भी इनकम बनी है और टैक्स में भी इनकम बनी। तो ये इनकम बनाने का सिर्फ कौन सा तरीका है? अक्रूवल बेसिस। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या डबल एंट्री हुई होगी इस इनकम के साथ? हो गई होगी वैसे, तो क्या वही हुई होगी जो आपने की है? तो क्या कोई टैक्स बेस भी नजर आएगी? कितनी? देख रहे हैं डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्यों नहीं है? करंट टैक्स नहीं बताया, करंट टैक्स हमारे प्रॉफिट में इनकम आ रही होगी, तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे? क्यों कुछ नहीं करेंगे? हमारी भी इनकम, उनकी भी इनकम। फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देंगे या कम देंगे? ना कम देंगे ना ज्यादा देंगे, ना कम देंगे ना ज्यादा देंगे, मतलब कोई डेफर टैक्स नहीं। नो डिफरेंस, नो डेफर टैक्स। डेफर टैक्स कब होता है? जब डिफरेंस हो। तो क्या डिफरेंस है ही नहीं? क्यों डिफरेंस नहीं है? दोनों जगह अक्रूवल बेसिस यूज हो रही है। एनी कंफ्यूजन में वर्ड्स? नीचे चले जाए, पॉइंट नंबर 3 करना, पॉइंट नंबर 3 करें पहले नीचे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर और ये लिख लीजिएगा बाद में आपके लिए, लेकिन बात पूरी कर रहा, एक मिनट में करना जो मैं लिख रहा हूँ। नीचे लाइबिलिटीज में जाके पॉइंट नंबर 3, करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड accrued expenses, point number 3 please पहले। expense debit, payable credit, the related expense has already been deducted। जी सर, इसको जरा खुद से कंक्लूड करूंगा, क्या हमने accrual बेसिस पे एक्सपेंस बना लिए? क्या उन्होंने भी एक्सपेंस बना लिए? किस बेस पे? क्या पैसे गए नहीं? ये कंफर्म है? कहां से? accrued expense, पेबल से। क्या पैसे ना जाने के बावजूद अकाउंटिंग और टैक्स दोनों में एक्सपेंस बन गया? तो टैक्स वालों ने क्या एंट्री की है इस एक्सपेंस की? क्या वही तो नहीं की जो हम कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? वो भी यही कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है? करंट टैक्स ध्यान में लाएं, अकाउंटिंग प्रॉफिट में एक्सपेंस आ रहा होगा, एक्सपेंस आ रहा होगा सर, ऐड करेंगे लेस करेंगे? कुछ भी क्यों नहीं करेंगे? हमारा भी एक्सपेंस है, उनका भी एक्सपेंस है। तो डेफर टैक्स कब होता है? तो ना फ्यूचर में ज्यादा टैक्स और ना ही कम टैक्स। एनी कंफ्यूजन? देन आए जरा लायबिलिटीज में ही, और पॉइंट नंबर 2,
और गेम अब संजीदा हो गई। करंट लायबिलिटी इंक्लूड इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। अकाउंटिंग एंट्री बता दें सर ना सर हाँ रिलैक्स होकर एंट्री बताएं सर ना, ये करंट लायबिलिटी इंक्लूड इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। लायबिलिटी है सर, अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम। लायबिलिटीज में इनकम क्या कर रही है? क्या कैश मिल गया? हाँ मिल गया, मिल गया, लिखा हुआ सर, रिसीव्ड, रिसीव्ड सर, रिसीव्ड लिखा हुआ। क्या कैश आ गया, लेकिन क्या एडवांस में आया? क्या कमा लिया है? एंट्री बोलो। ये एंट्रीज आपने लिखनी, लेकिन नीचे जगह छोड़नी, नीचे नहीं लिखना, नीचे ये स्टोरी लिखनी जो पेपर बना रहा है। इसके लिए पेज के ऊपर चले जाए, इसके लिए स्पेस रखें जरा, इसको खुल खुला के लिखे पेज के ऊपर, सब जगह जगह बनाए जरा, बिल्कुल स्टार्ट में थोड़ा एक एरो बना के ऊपर निकल जाए। ये 3-4 एंट्रीज लिखनी है। कैश डेबिट, अनअर्न इनकम क्रेडिट, ये बात सबको पता है क्या होती है अनअर्न इनकम? क्या हो गया है, क्या रह गया है? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश आ गया लेकिन कमाया नहीं है। बैलेंस शीट में नजर, क्या ये कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में नजर आ रही होगी सर? नजर आ रही होगी सर। कैरिंग अमाउंट तो फिक्स एसेट्स की होती है, एसेट्स की भी होती है और लायबिलिटीज की भी होती है। तो क्या ये लायबिलिटी, क्या ये लायबिलिटी अकाउंटिंग बैलेंस शीट में आ रही होगी? अब आगे पढ़े। द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स। भाईजान कौन सा पॉइंट पढ़ा जा रहा है? क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस ठीक नहीं है, पैसे तो भी आए नहीं और वो कहता है द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू फ्यूचर में आएगा यार कैश। क्या कैश आ गया है सर? और क्या टैक्स वालों ने उस कैश पे टैक्स ले लिया है? वॉज टैक्स्ड। क्या कैश आ चुका है? क्या उस कैश पे टैक्स हो गया है? तो सोच के बोलने की कोशिश करें, व्हाट इज द डबल एंट्री अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस? क्या कैश आ गया है यार? वो तो अकाउंटिंग में आया नहीं, मेरे ख्याल ये भी मुनासिब जवाब नहीं है। आ गया बस, तो इधर भी आया होगा, उधर भी आया होगा, हर जगह आया होगा, लेकिन क्या कैश पे टैक्स लिया गया है? तो लाइबिलिटीज पे टैक्स लिया जाता है ना, लाइबिलिटी पे टैक्स लिया जाता है, इनकम पे लिया जाता है सर। तो उन्होंने क्या डबल एंट्री की है सर? क्या उन्होंने कैश बेसिस पे एंट्री किया? सोच के जरा, उन्होंने कैश बेसिस पे इनकम बना ली। क्या हमने भी कैश बेसिस पे इनकम बनाएंगे? तो ये एंट्रीज लिख लें पहले, तो ये बता दें इसमें इन एंट्रीज में कोई मसला? जी सर, पहले एक मिनट आगे चलते हैं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई यहाँ तक? टैक्स किस पे लिया जाता है और टैक्स में डिडक्ट क्या होता है? इनकम पे टैक्स लिया जाता है और एक्सपेंस डिडक्टेबल होता है। ठीक है, तो टैक्स वालों ने क्या बनाया? वॉज टैक्स, कैश मिला, उन्होंने टैक्स ले लिया। ठीक है, डन है सर। जी सर, अब ये एंट्रीज जो लिखी हमने, इनको जरा गौर से देखो। कैश कैश का तो बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, कैश इधर भी एसेट है, उधर भी एसेट है।
तो इसमें तो नहीं कोई डिफरेंस। अब मैं जरा, क्या हमने लाइबिलिटी बनाई है, क्या उस लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट होगी, और क्या टैक्स वालों ने लाइबिलिटी बनाई है? उन्होंने जो भी बनाया, देखिए वो हमारी बहस में नहीं है। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस होती किसकी है? एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो यकीनन उन्होंने कुछ और बनाया, तो क्या इनकम की भी टैक्स बेस होगी? किस किस की होती है? एसेट्स लायबिलिटीज की बहस है। तो क्या हमने लायबिलिटी बनाई है, इसलिए कैरिंग अमाउंट है? क्या उन्होंने लायबिलिटी बनाई है, देयरफॉर टैक्स बेस 0। अब अगर हम इस बहस में इस वक्त पढ़ जाए कि उन्होंने क्या बनाया, वो हमें पता क्या बनाया, लेकिन जो उन्होंने बनाया उसकी टैक्स बेस होती ही नहीं। शॉर्ट वर्ड्स, क्या हमने लायबिलिटी बनाई है? क्या हमने लायबिलिटी बनाई है सर? क्या उन्होंने लायबिलिटी बनाई है? क्या कैरिंग अमाउंट है? क्या टैक्स बेस है? क्या डिफरेंस है? अच्छा, ये किसी को पता चल रहा है? ये मैं आखिरी कॉलम में फिगर्स कैसे लिखे जा रहा हूँ? नहीं, ये भी मुझे खतरा महसूस हुआ, मुझे पुरानी बात याद आ गई। ये सबसे ऊपर से देखिएगा, ये 100 कैरिंग अमाउंट थी, टैक्स बेस 0 है, डिफरेंस 100 हो गया, 100 माइनस 100 0 हो गया, आगे 100 माइनस 0 100 हो गया, 100 माइनस 0 100 हो गया, और 100 इज 0। सबको पता चला क्या कर रहा है? जी पॉइंट नंबर 2 क्या है? हमने लायबिलिटी बनाई, टैक्स वालों ने लायबिलिटी नहीं बनाई, डिफरेंस आ गया है। क्या अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में वैसे कोई डिफरेंस मौजूद भी है? ये सेंटेंस देख के कोई डिफरेंस मौजूद है? क्या डिफरेंस मौजूद है? क्या हम इस अमाउंट को फ्यूचर में इनकम बनाएंगे सर? कब बनाएंगे? जब भी कभी ये अर्न हो जाएगी अमाउंट, तो हम इसे इनकम बनाएंगे, और टैक्स वाले भी तो इनकम बनाएंगे। अब यहाँ कंसंट्रेट करना, कंसंट्रेट फुल कर, ये डिफरेंस बड़ा 100 आ गया सेकंड पॉइंट में। अब इसका डिसाइड ये करना है कि इस पे देखिए डिफरेंस अगर आ गया है तो यह एसेट बनेगा या लायबिलिटी बनेगा। तो अब डिसीजन ये लेना है आपने कि एसेट बनना है या लायबिलिटी बननी है, अपना ओपिनियन देना। वो आपने बताया रट्टे से। अच्छा, कैसे फिर? जरा सही तरह सोचो। आज इन एसेट लायबिलिटी के डिसीजन लेने से पहले जरा दोबारा एंट्रीज पे गौर करें। और डेफर्ड टैक्स रिलेट्स टू फ्यूचर या पास्ट? फ्यूचर। अब कंसंट्रेट करेगा फुल। क्या हमारी कोई एंट्री फ्यूचर के भी रहती है? क्या एंट्री करेंगे जब कभी हम इनकम कमा लेंगे? हम इस लायबिलिटी को खत्म करके इनकम क्रेडिट करते हैं। टैक्स वाले क्या करेंगे उससे? उन्होंने अब कुछ फ्यूचर में नहीं करना। अब आपने फ्यूचर की वर्किंग ज़हन में लानी है। फ्यूचर में करंट टैक्स की वर्किंग होने लगी है। एक मिनट। अकाउंटिंग प्रॉफिट में 100 आ रहा होगा, सदी आ रहा होगा सर, 100 आ रहा होगा। क्या टैक्स वाले इससे फिर इनकम बनाएंगे? क्या करेंगे वो? लेस करने से क्या होगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 1 लाख, उस लाख में 100 है, नहीं इतना मसला नहीं, सिर्फ यही सोचना है कम हो जाएगा ज्यादा। उस लाख में 100 रुपए, क्या ये 100 हमारी अकाउंटिंग की इनकम होगी? लेकिन टैक्स वालों की इनकम ये बन चुकी है, तो वो क्या करेंगे फ्यूचर में? लेस जब करेंगे तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स 100 से कम हो जाएंगे। और क्या टैक्स सेविंग हो जाएगी? क्या टैक्स सेविंग हो जाएगी? क्यों टैक्स सेविंग हो जाएगी? क्योंकि हम इस साल में जरा वापस आते हैं, करंट टैक्स की वर्किंग करंट ईयर में कैसे हुई होगी? फॉर एग्जांपल 100,000 प्रॉफिट आ रहा होगा कंपनी का इस साल का, मैं करंट ईयर में आ गया, उसमें 100 आ रहा होगा। इस साल 100 क्यों नहीं आ रहा होगा? हमने तो इनकम बनाई नहीं। लेकिन क्या टैक्स वाले इसमें 1 लाख में 100 ऐड कर रहे होंगे? क्यों ऐड कर रहे होंगे? उनकी इसी साल इनकम है, तो क्या इस साल आप ज्यादा टैक्स दे रहे होंगे? देयरफॉर अगले सालों में फिर टैक्स सेविंग हो जाएगी। तो देयरफॉर अल्हम्दुलिल्लाह इसके अगेंस्ट क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। क्यों डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा? वी आर एक्सपेक्टिंग
टैक्स सेविंग इन फ्यूचर। बाकी बारह ठीक है, अगर आप रट्टे वाला पॉइंट ज़हन में लाना चाहें, एक मिनट पिछला पेज खोलें जरा, पिछला पेज खोलें कैंडी, कौन सा वाला पॉइंट है ये? सही ढूंढ के बताइएगा, सही कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? एक लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से कम है, नहीं बेटा कम है ज्यादा है? एक लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट 100 टैक्स बेस से ज्यादा अगर हो तो क्या बनता है? एसेट बनता है। वो ठीक है अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मसला नहीं है, लेकिन टैक्स डेफर्ड टैक्स एसेट कब बनता है? जब 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 फ्यूचर में टैक्स सेविंग एक्सपेक्टेड होती है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा क्लियर? अब आप लोग इससे करें, ये जहां तक मैंने भी फोर्थ पॉइंट रहता दोनों में, आपने करना ये है कि फोर्थ पॉइंट के लिए एक एक लाइन जरा रखनी है, और ये जो मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जहां मैंने लिखा है इसके बाद थोड़ी सी स्पेस रखने तो जरा जरूरत है। मतलब ये ऊपर हेडिंग्स लिख लें आप, नीचे जगह मेरे ख्याल सफिशिएंट है। एक हेडिंग लिखना है टैक्स बेस ऑफ एसेट्स और नीचे पे टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटीज, लेकिन एक फोर्थ पॉइंट दोनों में भी रहता है, तो वो जरा डिस्कस करना, उसके लिए जगह रख लीजिए एक एक लाइन। यहाँ तक जरा नोट करना। वन मैंने ऊपर इसलिए नहीं लिखा कि वो तो सिंपल सी गेम थी है, पत्थर लिखते तो अच्छा भी लगा। फ्यूचर में टैक्स सेविंग हो रही है अली हसन साहब, वो ठीक है आपकी बात चले, इस साल ज्यादा हो गया, लेकिन मेन जो है इस साल ज्यादा होने की वजह से फ्यूचर में टैक्स सेविंग हो जाएगी, जिससे एसेट बन रहा है। फ्यूचर टैक्स सेविंग रिजल्ट्स इनटू डेफर्ड टैक्स एसेट, और डेफिनेटली वो इस साल ज्यादा देने से वो ठीक है, लेकिन साथ फ्यूचर को लिंक होना चाहिए। ये अगर लिख लेंगे तो बताना अगर ऑनलाइन स्टूडेंट से खास तौर पर। जी नोट कर लिए रह तो नहीं के साथ, रह तो नहीं के सर? हाय सर, एग्जांपल
ऑफ एसेट्स नंबर 4, मैं छोड़ देंगे, रह गया बाद में लिख लीजिएगा। डिविडेंड receivable from a subsidiary have a carrying amount of 100 entry, लेकिन डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट को जगह लेफ्ट राइट साइड, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। नीचे बाद में नोट कीजिएगा, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट। जी आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये अमाउंट आ रही होगी सर, आपकी अदर इनकम में ये अमाउंट आ रही होगी सर। आगे पढ़े सर, डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल, इसे कहेंगे एग्जम्प्ट इनकम। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जहन में नहीं लाना। इफ अ टैक्स ट्रीटमेंट इज गिवन इन क्वेश्चन देन फॉलो द क्वेश्चन। हाँ डिफरेंटली हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में शायद ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है और वगैरह वगैरह है और इसका रेट 15% वगैरह वगैरह, वो एक अलग बहस है। क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। क्वेश्चन फॉलो करना है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉलो करना। तो नॉट टैक्सेबल का मतलब है एग्जम्प्ट इनकम, नॉट डिडक्टेबल का मतलब क्या है? ये पेज नंबर 2 पे वर्ड्स आए थे यार, मैंने वहां बोले थे, जरा एक नजर पड़ के वापस आ जाओ। पेज नंबर 2 मीन वो जो टेबल बना हुआ जहां एग्जम्प्ट इनकम, एंड में जो लाइनें दो लिखी हुई, शायद एक ही लाइन में लिखा होगा। इनकम टैक्सेबल होती हैं, एक्सपेंसेस डिडक्टेबल होते हैं। अगर मैं कहूँ इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एग्जम्प्ट इनकम है, और अगर मैं कहूँ एक्सपेंसेस डिडक्टेबल ही नहीं है तो वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस। इनएडमिसिबल एक्सपेंस मेरे को ऊपर पॉइंट नंबर 4 5 में भी कहीं वर्ड लिखे हुए थे। एग्जम्प्ट इनकम नॉट टैक्सेबल। एग्जम्प्ट इनकम मींस कैश बेसिस पे टैक्स देना, ना अक्रूवल पे देना है ना कैश, वो देना ही नहीं है, ना अक्रूवल ना कैश। और नॉट इनएडमिसिबल मींस एक्सपेंस अलाउड ही नहीं है, ना अक्रूवल बेसिस ना कैश बेसिस। तो वापस आ जाओ, नॉट टैक्सेबल मींस देना ही नहीं है। जी सर, अगर डिविडेंड्स टैक्सेबल ही नहीं है तो बताएं इस साल टैक्स वाले क्या एंट्री करें? कुछ तो करेंगे यार, कुछ कुछ ना कुछ फ्यूचर में करेंगे, ना करेंगे, ना की है ना करेंगे, नॉट टैक्सेबल। अब मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है कि आगे आंसर्स ठीक लिखे हो, तो आंसर्स तो वैसे भी देख नहीं रहे आप, सब बोर्ड देखें। क्या कैरिंग अमाउंट 100 है सर? क्या हमने रिसीवेबल बनाया है? रिसीवेबल बेसिस पे हमने इनकम बनाया। क्या टैक्स वालों ने इसे इनकम बनाया है? तो रिसीवेबल तो बनाया ना, फिर इनकम नहीं बनाया। तो इनकम बनाएंगे तो रिसीवेबल बनेगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि टैक्स बेस को कैसे सोचना है, बैलेंस शीट बनानी है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर कोई एसेट लायबिलिटी नजर आती है तो फिगर है बना नहीं। तो अभी तक की डिस्कशन हमारी क्या कहती है कि टैक्स बेस शुड बी 0। एनी कंफ्यूजन? 0। आप नहीं लिख रहे, मैंने तो लिख लिया। पजान पजान। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? 100। व्हाट इज टैक्स बेस? 0। डिफरेंस आ गया। अगर आप 0 रखेंगे तो सही रखेंगे, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस अगर आ जाए तो या तो एसेट बनता है या लायबिलिटी बनती है। जी अब ये 100 का डिफरेंस देखें गौर से। इस 100 पे फ्यूचर में टैक्स देंगे और देंगे यार, और देंगे। अगर इस साल नहीं दिया तो अगले साल देंगे। क्यों नहीं देंगे? इनकम ही एग्जाम्प्ट है, अगले साल भी नहीं देंगे। तो इसका मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो नहीं बनती। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। लायबिलिटी कब बनती है? जब हमने फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना हो। रट्टा छोड़ दें इस वक्त। अगर रट्टा ही होता तो मैं पहले ही लम्हे आपसे कहता 4 पॉइंट आंखें बंद करके याद कर लें। लायबिलिटी कब बनती है? जब कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट। ये कोई बहस नहीं।
लायबिलिटी कब बनती है? जब फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना हो। तो क्या फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना? तो कोई लायबिलिटी नहीं बननी चाहिए। मेरा ख्याल है इस 100 ने फ्यूचर में एक्सपेंस अलाउ जाना, वो भी नहीं होना। तो इसका मतलब इस पे डेफर्ड टैक्स एसेट भी नहीं बनता। यार अजीब डिफरेंस है ये। अच्छा क्या डिफरेंस है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनकम है, टैक्स ट्रीटमेंट इनकम नहीं है। डिफरेंस तो है, लेकिन ना एसेट बन रहा है ना लायबिलिटी बन रही है। ये हो क्या रहा है? इसको एज इट इज छोड़े मेरे लिए। आप नीचे वाला पॉइंट नंबर 4 का फुल कंसंट्रेट करना है, फुल कंसंट्रेट। एक सेकंड काइंडली, ये दोनों मैंने लिख के क्रॉस किए हैं, लायबिलिटी भी और एसेट भी। ये डन है ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं है बिल्ली। जी सर नंबर 4। एक मिनट अभी बात फाइनल करते हैं, मैंने अभी बात पूरी नहीं की। मैंने आपसे पूछा, आप एग्रीड है? मैंने किया। हाँ कुछ और हो रहा है, होने दो, आ रहा है। बात अभी पूरी मेरी तरफ से नहीं हुई। जी नीचे वाला नंबर 4 पॉइंट, करंट लायबिलिटी इंक्लूड accrued fines and penalties with a carrying amount of 100 अकाउंटिंग एंट्री होते हैं। पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट पेबल accrued पेबल कैरिंग अमाउंट आएगी, कैरिंग अमाउंट आएगी सर। फाइन्स एंड पेनल्टीज आर not deductible for tax purposes. It is inadmissible expense. लिख लेना चाहिए शायद, inadmissible expense। अगर इनएडमिसिबल एक्सपेंस है तो इसका मतलब ना उसने इस साल अलाउ होना, ना अगले साल, ना कैश बेसिस पे, ना अक्रूवल बेसिस पे। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बोल, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बोल है, कुछ भी नहीं तो टैक्स बेस क्या होगी? जीरो। डिफरेंस आ जाएगी। ये तो सबको पता नहीं, अगर जीरो लिखेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर डिफरेंस आ जाएगा तो या क्या बनेगा या क्या बनेगा? सोचते हैं जरा यार, ये एक्सपेंस है, इस साल तो अलाउ नहीं हुआ, अगले साल अलाउ हो जाएगा। अगर अगले साल अलाउ नहीं होगा तो टैक्स सेविंग कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, एसेट तो नहीं बनता। मेरे ख्याल इस पे एक्स्ट्रा टैक्स दे देंगे फिर, तो ना ही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। एनी कंफ्यूजन जो मैंने अभी तक की है? हाँ डेफिनेट, जो मैंने अभी किया ही नहीं है उस पर तो कंफ्यूजन वाली बात अभी है। यहाँ तक मैंने बात की है कि ना ऊपर वाला पॉइंट नंबर 4 और ना ये नीचे पॉइंट नंबर 4 है, इस पे ना कोई एसेट बनता है और ना ही कोई लायबिलिटी बनती है। तो फिर इस पे बनता क्या? अब मेरी बात रख, फुल कंसंट्रेशन सुननी है आपने। इससे पहले कि हम इसे कंक्लूड करें, हम जरा ये सारी एग्जांपल्स एक दफा रिवाइज करने लगे। पॉइंट नंबर 2 एसेट्स में आते हैं, दोबारा पढ़ लें एक नजर। क्या हमने इनकम बना ली है? क्या टैक्स वाले बना लेंगे सर? नहीं बना लेंगे, अगर मैंने कहा तो फ्यूचर में बनाएंगे। बना ली है, बना लेंगे, लेंगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। क्या हमने इनकम बना ली है? क्या वो इनकम बना लेंगे? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? क्या हमने इनकम बना ली है? क्या वो बना लेंगे? क्या हमने इस साल बना ली है? क्या वो उस साल बना लेंगे? उस साल कब? तो हमने इस साल बनाई है, वो उस साल बनाएंगे। क्या इस और उस में कोई फर्क है? क्या डिफरेंस है सर? हम इस साल और वो उस साल बनाएंगे, इस उसमें फर्क आ गया। क्या डिफरेंस मौजूद है सर? डिफरेंस है सर, लेकिन क्या टेम्पररी है? टेम्पररी है सर, क्या ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा? टेम्पररी।
नीचे पॉइंट नंबर 1 पढ़ लें आप लोग, एक दफा पढ़ लें। क्या हमने एक्सपेंस बना लिया है? क्या वो बना लेंगे? क्या डिफरेंस मौजूद है? टेम्परेरी है। ये टेम्परेरी बीच में कहां से आ गया? फर्क है, वक्ती है। हमने एक्सपेंस बना लिया, वो भी बना लेंगे, मसला हल हो जाएगा। ये डिफरेंस कब खत्म हो जाएगा? वो भी बना लेंगे, वो हम भी बना लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो डिफरेंस तो है लेकिन टेम्परेरी है। टेम्परेरी डजंट मीन अगले साल, जितने भी अरसा होगा आखिरकार रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। जी अब हमारे नीचे ही पॉइंट नंबर 2 पे लाइब्रेरीज में पॉइंट एक बार पढ़ेगा। क्या टैक्स वालों ने इनकम बना ली है? ये उलट है, यहाँ उन्होंने इनकम पहले बनाई भी, हिम्मत करें सोचा। क्या टैक्स वालों ने इनकम बना ली है? क्या हम बना लेंगे? डिफरेंस है, टेम्परेरी। उन्होंने बना ली है, हम बना लेंगे, तो ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? ऊपर जाए पॉइंट नंबर 3 पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। क्या हमने इनकम बना ली है? नहीं सर, हमने तो रिसीवेबल बनाया है। ठीक है, रिसीवेबल डेबिट इनकम करेक्ट है, डबल एंट्री की है ना। क्या हमने इनकम बना ली है सर? क्या उन्होंने भी बना ली है? डिफरेंस है, डिफरेंस ही नहीं है, तो टेम्परेरी है, डिफरेंस है। नीचे वाले पॉइंट नंबर 3 पे आता, लाइब्रेरीज में पॉइंट नंबर 3 पढ़े। क्या हमने एक्सपेंस बना लिया है? क्या टैक्स वालों ने भी एक्सपेंस बना लिया है? डिफरेंस है, जब डिफरेंस ही नहीं है तो बेटा मेरे ख्याल ये बात इरेलेवेंट हो जाएगी कि कौन सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? अब जरा नीचे जाए जो आपने अपने हाथ से नोट किया फिलहाल पॉइंट नंबर 4 के अलावा, जब डिफरेंस ही नहीं है, पॉइंट नंबर 3 और 3 नीचे, तो डेफर्ड टैक्स की बहस ही नहीं है, ऐसे ही सर। और पॉइंट नंबर 2 ऊपर एसेट्स में, और नीचे पॉइंट नंबर 1 एंड 2 दोबारा देखना, जब टेम्पररी डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स है। हाँ डेफिनेटली, अगर ज्यादा टैक्स देना तो लायबिलिटी है, कम देना तो एसेट है, वो एक अलग इशू। अगर डिफरेंस ही नहीं है तो डेफर्ड टैक्स ही नहीं है, और अगर टेम्पररी डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है और लायबिलिटी भी हो सकती है। तो देख लिया सही तरह, एनी कंफ्यूजन? अब मैं पॉइंट नंबर 4 जो एसेट्स में, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आता है। जी सर, पॉइंट नंबर 4 एक नजर पड़ा, एसेट्स वाला क्वेश्चन पूछो। नहीं मैं कह रहा हूँ एक दफा दोबारा पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो ज़हन में है, लेकिन आप, क्या हमने इनकम बना ली है? उन्होंने भी बना ली है, उन्होंने भी बना ली है, नहीं का मतलब डिफरेंस तो है। उन्होंने भी बना ली है, आपने कहा नहीं है, नहीं बनाई, तो डिफरेंस तो है। हमने बना ली है, उन्होंने नहीं बनाई, डिफरेंस तो है। वो फ्यूचर में बना लेंगे। अगर आपका आंसर यस होता तो टेम्परेरी होता। दोबारा, क्या हमने इनकम बना ली है? अगर उन्होंने बना ली होती तो डिफरेंस नहीं, और अगर उन्होंने नहीं बनाई लेकिन फ्यूचर में बना लेंगे तो टेम्परेरी डिफरेंस होता। अब भाई है क्या हमने इनकम बना ली और उन्होंने ना बनाई है ना बनानी है, क्या डिफरेंस मौजूद है? लेकिन ये डिफरेंस
टेम्परेरी नहीं है, ये डिफरेंस परमानेंट। परमानेंट डिफरेंस क्या होता है? एक डिफरेंस जो अराइज हो जाए और उसके बाद खत्म ना हो। एक दोस्त डॉक्टर बन गया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, अब दोनों में डिफरेंस है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है ऐसे? लेकिन ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। नीचे वाले पॉइंट 4 पे पढ़े दोबारा, फाइन्स एंड पेनल्टीज। हमने एक्सपेंस बना लिया है और उन्होंने ना बनाया है, ना बनाएंगे, तो ये भी कौन सा डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस है। परमानेंट डिफरेंस कब और कब होता है? एग्जम्प्ट इनकम और इनएडमिसिबल एक्सपेंस। एग्जम्प्ट इनकम क्या होती है? इस पे कभी टैक्स नहीं देना, ना दिया है ना देना है। और इनएडमिसिबल एक्सपेंस जो लेस ना किया है ना करना। तो पॉइंट नंबर 4 दोनों में जो है, इसमें कॉमन क्या है? परमानेंट डिफरेंस है। दोनों में कॉमन चीज क्या है? डेफिनेटली एक इनकम एक एक्सपेंस है, लेकिन एक एग्जम्प्ट इनकम है और एक इनएडमिसिबल एक्सपेंस है। तो दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट डिफरेंस। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये नेक्स्ट पेज पे पूरा टेबल बना हुआ है, वो सब कुछ वहां लिखा हुआ है। अब आएंगे हुआ फिर क्या है, पॉइंट नंबर 4 ऊपर और नीचे 4। जब परमानेंट डिफरेंस आ रहा है तो आप नोट करेंगे, करें जरा देख के बोर्ड पे, कि ना डेफर्ड टैक्स एसेट बनता ना लायबिलिटी, क्योंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती कब है? जब फ्यूचर में टैक्स ज्यादा देना हो। एसेट कब बनता है? कम देना हो। तो इन दोनों केसेस में डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी नहीं बन रही। कब? जब डिफरेंस परमानेंट है। तो डेफर्ड टैक्स बड़ा जो असल में है ना, ये सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस पे। डेफर्ड टैक्स परमानेंट डिफरेंसेस पे नहीं, क्योंकि परमानेंट डिफरेंसेस की वजह से ना तो ज्यादा टैक्स देना है ना कम टैक्स देना। तो डेफर्ड टैक्स सिर्फ इन डिफरेंसेस पे होता है। टेम्परेरी डिफरेंस, टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है? जो अराइज हुआ रिवर्स हो जाएगा, या हमने इनकम बना ली या उन्होंने बना ली, हम बाद में या वो बाद में बना लेंगे। हमने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, वो बाद में कर लेंगे, या उन्होंने कर लिया हम बाद में कर लेंगे। तो टेम्परेरी डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स है, परमानेंट पे है ही नहीं। देयरफॉर डरे बगैर 2-3 मिनट मेरे पास है, शायद बात पूरी मैं ना कर सकूं, लेकिन जितनी मैं कर सकूं जरा बोर्ड पे देखना। हमने टैक्स बेस को हमेशा कैसे सोचना है? हमने अपने ज़हन में टैक्स की बैलेंस शीट बनानी और सोचना है कि क्या इसमें कोई एसेट लायबिलिटी टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है? नहीं बनती है, वेल एंड गुड। पॉइंट नंबर 3 अंडर टैक्स बेस। पॉइंट नंबर 3 अंडर टैक्स बेस। नहीं बनती, जीरो, नहीं बनती नहीं। तो पहला स्टेप ये क्या स्टेप है? पहला बैलेंस शीट बनाए ज़हन में और अकॉर्डिंगली सोच लें, और अगर डिफरेंस है तो आने दें। अब अगले वर्ड्स मैंने गौर से सुना, अगर डिफरेंस है तो उसे आने दें, लेकिन अगर डिफरेंस परमानेंट हो तो उसको इसलिए ना आने दें कि उस पर डेफर्ड टैक्स नहीं। पहला स्टेप क्या है? जो भी डिफरेंस है उसको गौर से देख लें, बनता है आने दें, लेकिन सिर्फ चूज अब ये करना है कि अगर टेम्परेरी है तो उसे कहीं अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगा। टेम्परेरी आने दें और परमानेंट को रोक लें। क्यों? टेम्परेरी पे डेफर्ड टैक्स बनना है और परमानेंट पे बनना नहीं। तब रोकने का तरीका क्या है? किन डिफरेंसेस को रोकना है? परमानेंट को रोकना है, उन पे डेफर्ड टैक्स नहीं है, तो उनको रोकने का तरीका बोर्ड पे देखना। अगर मैंने यहां लिखा टैक्स बेस 0 तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? लेकिन उस डिफरेंस पे क्या और क्या नहीं बनना? एसेट बनना है, लायबिलिटी बननी है। तो फिर ऐसे डिफरेंस को क्या करना है? रोकना है। रोकने का तरीका क्या होना है? बोर्ड पे देखना। यहां 0 होना चाहिए। कहां 0 होना चाहिए? क्यों? ना एसेट बनता है ना लायबिलिटी बनती है, तो कहां 0 होना चाहिए? डिफरेंस। ये डिफरेंस है,
लेकिन कौन सा आने दें? टेम्परेरी। कौन सा रहने दें? क्यों? ऐसे टाइम वेस्टिंग, उस पर डिफरेंस बनना नहीं। तो डिफरेंस कौन सा ही बस आने देंगे? टेम्परेरी। परमानेंट को रोकेंगे कैसे? अब उधर अगर जीरो होगा, किधर? तो फिर क्या होगा? assume reverse force, assume carrying amount is equal to tax base in case there is a permanent difference. assume का है मैंने, क्या इसका मतलब है टैक्स वाला ने एंट्री कर ली है? उन्होंने नहीं की ना, उन्होंने करनी है। लेकिन हम अपनी वर्किंग करते हुए किसको रोकने के लिए क्या कर देंगे? परमानेंट डिफरेंसेस को रोकने के लिए क्या करेंगे? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को इक्वल कर देंगे या है? पॉइंट नंबर 3 देखें, इससे ऊपर वाला, क्या वहां भी मैंने डिफरेंस को रोका है? वहां डिफरेंस है ही नहीं, तो क्या हर डिफरेंस को रोक देंगे यार? किसको आने देंगे? किसको आने देंगे? किसको आने देंगे? लेकिन कौन सा अगर आना चाह रहा होगा तो उसको रोक देंगे। कैसे रोक देंगे? कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस। हमेशा कैसे सोचना है प्लीज टैक्स बेस को? बैलेंस शीट टैक्स की बनानी है, अकॉर्डिंगली सोचना है, एसेट लायबिलिटी आ रही है नहीं आ रही, तो पहले सब ठीक है। फिर जब डिफरेंसेस आने लगेंगे तो क्या डिसीजन ले लेंगे कि टेम्परेरी कौन सा है, परमानेंट कौन सा है? टेम्परेरी को क्यों आने देंगे और परमानेंट को कैसे रोक लेंगे? बात मेरी भी कंप्लीट नहीं हो सकी, अब टाइम तो ज्यादा ही हो गया, तो नीचे वाली भी डिस्कशन ज्यादा रहेगी, तो इंशाल्लाह इसको कल कंक्लूड करते हैं। सर यकीन माने, सब लोग और से देखें यार, ये जिस तरह है ना, इंशाल्लाह इसने कल भी ऐसे नजर आना, अगर हमारी जिंदगी रहेगी। मैं आपके सामने इधर इसको बंद कर देता हूँ, तो खुदा के लिए इसको लिख के उठने की ख्वाहिश ना रखें। जितनी बातें आज हुई हैं ये एक नजर रिवाइज करनी बनती है। इग्नोरिंग पॉइंट नंबर 4 एंड 4 काइंडली जरा रिवाइज करके। अल्लाह हाफिज़। ये बेटा जितनी बातें हो गई हैं कुछ समझ आ गई ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? अल्लाह हाफिज़।